हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम आर्थिकी पार्ट 3 पढ़ना शुरू करेंगे। आर्थिकी का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आर्थिकी की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज हमें प्रमुख योजनाओं को पढ़ना है। आप जानते हैं, चाहे वो UP RO ARO की परीक्षा हो या UP PCS की परीक्षा हो, इन दोनों ही एग्जाम में योजनाएं पूछी जाती हैं। या तो क्रम से लगाने के लिए प्रश्न आते हैं या जोड़े मिलाने के लिए आते हैं। तो जो नई योजनाएं होती हैं उन्हें तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन पुरानी योजनाओं को हम नहीं पढ़ते हैं। तो आर्थिकी में उन सभी पुरानी योजनाओं का कलेक्शन दिया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। 2020 के पहले की सभी योजनाओं का बेहतरीन कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। इसी में जो पहली योजना है वह है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको लगाएंगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है, यानी इसे लॉन्च किया गया 24 फरवरी 2019 को, जबकि ये लागू कब से की गई? 1 दिसंबर 2018 से। ऐसा क्यों? क्योंकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इलेक्शन होने के पहले इस योजना का लाभ किसानों को मिल जाए। इसीलिए इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से, यानी पिछले समय से लागू किया गया। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, साथ में कहाँ से लॉन्च किया गया ये आप ज़रूर याद रखेंगे। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है योजनाओं को, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस योजना के प्रावधान क्या थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रावधानों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए था। यानी जब योजना लॉन्च की गई थी 24 फरवरी 2019 को, उस समय पर बाध्यता थी। बाध्यता किसकी? कि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। यदि इससे अधिक होगा, 2 से 3 हो गया, 2 से 2.5 हो गया, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब था? जब ये योजना लॉन्च की गई थी। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी इलेक्शन जीत गए, ठीक है, भारी बहुमत से जीते, तो उन्होंने 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत किसानों की जो अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि की स्वामित्व की बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया। यानी अब इस योजना का सभी किसान लाभ ले सकते हैं, चाहे उनके पास 1 हेक्टेयर भूमि हो, चाहे उनके पास 20 हेक्टेयर भूमि हो या 50 हेक्टेयर भूमि हो। यानी जो 2 हेक्टेयर तक की किसी योग्य भूमि की जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इस योजना के अभी तक कितने लाभार्थी हैं। तो अब तक इसमें है 14.5 करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता किस्तों के रूप में मिलती है। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें होती हैं जो 4-4 महीने के गैप पर आती हैं, और डायरेक्ट ये जो पैसे हैं ये आपके खातों में आते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्षतः 4-4 महीने की 3 किस्तों में ये राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो कुल राशि कितनी है? 6,000। पहली किस्त में आपको मिलेंगे 2,000 रुपये, दूसरी किस्त में 2,000 रुपये और तीसरी किस्त में 2,000 रुपये। ठीक है, डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे, तो आप याद रखेंगे। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना हेतु 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये आवंटन भी आप याद रखेंगे जो बजट में किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना की। इसको लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। योजना किसके द्वारा कब क्यों लॉन्च की गई ये नहीं पूछा जाएगा। ये योजना किससे जुड़ी हुई है, इसका क्या फुल फॉर्म है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं किससे जुड़ी है। 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। जीवन योजना का फुल फॉर्म क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म आप याद करेंगे, साथ में प्रश्न आ सकता है प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है। आपको विकल्प दिए रहेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई संबंधित है, अस्पतालों में बेड की सप्लाई संबंधित है, PPE किट से संबंधित है, या अनुकूल फसल अवशेष निवारण से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण से संबंधित है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या वित्तीय प्रावधान है।
जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से लेके वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान 1969.50 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। यानी ये जो अवधि है 2018 से 19 से लेके 2023-24 तक की अवधि में कुल मिलाकर 1969.50 करोड़ रुपए का खर्च करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी और प्रदर्शन स्तर पर 10 एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है। जो ये 10 एथेनॉल परियोजनाएं होंगी ये दूसरी पीढ़ी की होंगी। क्लियर हो गया? ये याद रखेंगे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप उसका योजना का फुल फॉर्म याद रखेंगे जो क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, जीवन योजना। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में। इस योजना को 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो 31 मई अभी हमने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? हमने पढ़ा था जहाँ पर जो बाध्यता थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 हेक्टेयर की, वो उसी दिन समाप्त की गई थी जिस दिन क्या किया गया, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को लॉन्च किया गया। तो अब आपको याद रहेगा, यानी ये दोनों योजना एक साथ आपको याद रखनी है, दोनों को रिलेट करेंगे आप। किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु क्या रखी गई है, 18 से 40 वर्ष। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा करेगी। यानी जितना किसान अंशदान करेंगे उतना ही अंशदान गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा और उसके बाद 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये तक की न्यूनतम निर्धारित पेंशन मिलेगी। यदि आपने अधिक अंशदान किया होगा तो आपको 3,000 से अधिक भी पेंशन मिल सकती है। आगे बात करते हैं जल जीवन मिशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। कब की गई? 15 अगस्त को। ठीक है। यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करेंगे 2024 को। 28 जुलाई 2021 तक कुल 7,83,41,146 ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो ये नंबर बहुत बड़ा है, आप याद कर सके तो याद कर लीजिए। ठीक है। शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं 7,83,00,000 और पूरा याद कर पाए तो कर लीजिए 7,83,41,146 ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस मिशन हेतु 50,011 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। यानी 50,011 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के कार्यान्वयन हेतु। आगे बात करेंगे अटल भाषांतर योजना के बारे में। विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया। तो अटल भाषांतर योजना कब लॉन्च हुई? 2018 में। किस मंत्रालय की ये पहल है, किसका इनिशिएटिव है? तो आपका उत्तर होगा विदेश मंत्रालय का। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा भाषा विशेषज्ञों को। योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी, स्पेनिश से विलोमता अनुवाद हेतु भाषा विशिष्ट द्विभाषियों का एक समूह तैयार किया जाएगा। यानी इससे क्या करना है? द्विभाषियों का एक समूह तैयार करना है जिसका नाम है अटल भाषांतर योजना। क्लियर हो गया? 2018 में लॉन्च किया गया और ये विदेश मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया। तो ये आयुष्मान योजना आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण और शहरी लगभग 50 करोड़ को द्वितीयक यानी सेकेंडरी, तृतीयक यानी टर्सरी स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यानी कौन कौन से किस किस प्रकार की चिकित्सा के लिए, या तो वो सेकेंडरी हो, ठीक है, या वो कौन सी हो, टर्सरी हो। टर्सरी में ज़्यादातर सर्जरीज वगैरह आती हैं। तो इस तरह की चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, गाँव में भी और शहरों में भी। इस योजना के तहत वे परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति के हों
या उनके परिवार में कोई 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य ना हो, कोई सदस्य दिव्यांग हो, या वह परिवार भूमिहीन हो, या मैला ढोने का कार्य करता हो, या बंधुआ मजदूरी करता हो, तो वही लोग इस योजना के पात्र हैं। ठीक है, यह योजना सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रभावी रहेगी, चाहे वो अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट हो यानी निजी हो। मई 2020 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज प्राप्त हो चुका है। तो कब का ये आंकड़ा है? मई 2020 का। ठीक है, तब तक 1 करोड़ लाभार्थी इस योजना के हो चुके हैं। और साथ में आपको बता दें, जो आयुष्मान स्कीम है, आपकी आयुष्मान हेल्थ स्कीम है, यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा यह क्या है? हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंडेड है। आगे बात करते हैं निर्वाचन बॉन्ड योजना की। ठीक है, 2018 में ये लॉन्च हुई थी। निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 वित्त मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2018 को अधिसूचित की गई थी। किसने अधिसूचित किया है? वित्त मंत्रालय ने। भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान, भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। ठीक है, यानी अगर विकल्प आपको आ जाए कि विदेशी भी खरीद सकते हैं, तो विदेशी नहीं खरीद सकते हैं। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में कोई निगमित प्रतिष्ठान होना चाहिए, या भारतीय व्यक्तियों का कोई समूह होना चाहिए, वही निर्वाचन बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का डोनेशन है, जो आप जो भी ये पार्टियां हैं, आप उनको अपना अनुदान दे सकती हैं यदि देना चाहते हो तो। निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने हेतु राजनीतिक दल पात्र होंगे। ठीक है, जिनके बारे में भी हमने बात की, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 का के तहत पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, जिन्हें लोकसभा और विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें मत प्राप्त हुआ? पिछले आम चुनाव में। ठीक है, किसी भी आम चुनाव में नहीं, किसमें? मुख्य रूप से ध्यान रखना है, पिछले आम चुनाव की यहाँ पर बात हो रही है, और कम से कम उनको 1% मत प्राप्त हुआ हो। ठीक है, वही बाध्य, मतलब वही क्या बोलेंगे उसको, वही पात्र है इस योजना का लाभ लेने के लिए, यानी वही निर्वाचन बॉन्ड प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचन बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य के वर्ग में जारी किए जाते हैं। इन बॉन्डों की वैधता निर्गमन की तिथि से 15 दिन तक ही रहेगी। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुना जाएगा तो ये राशि कहाँ चली जाएगी? ये राशि जमा हो जाएगी प्रधानमंत्री राहत कोष में। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके साथ ही इन बॉन्ड पर ना तो लेनदार का नाम लिखा होगा, ना देनदार का नाम लिखा होगा। दोनों की गोपनीयता बनी रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, कितना बढ़िया काम है। निर्वाचन बॉन्ड योजना की बिक्री के जनवरी 2021 तक 15 चरण पूरे हो चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका नामकरण कब किया गया? पुनः नामकरण किया गया 26 मई 2017 को। इसका संपदा पहले केवल नाम था, संपदा से नाम बदल कर दिया गया किसान संपदा योजना। ठीक है, कब लॉन्च की गई? तो आपका उत्तर होगा मई 2017 में। संपदा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं योजनाओं के फुल फॉर्म। वर्तमान में योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री तक क्या करना है? दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना। सिंपल सी बात है, इस योजना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, साथ में चेन डेवलप की जाएगी, सप्लाई चेन का इसमें विकास करना है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन किया जाएगा, इसका मैनेजमेंट भी किया जाएगा। तो संपदा योजना मुख्य रूप से संबंधित है कि किसान का जो उत्पाद है उन्हें खेतों से लेके कैसे मार्केट तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने चाहिए। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन। ठीक है, साथ में क्या करना चाहिए? एक चेन बनानी चाहिए, ताकि कम से कम इनके जो उत्पाद है उनमें खराबी हो और जल्दी से सही समय पर वह मार्केट में पहुंच जाए। तो बस इसी से संबंधित है, आप याद रखेंगे। अवसंरचना का विकास करना है और क्या करना है? सप्लाई चेन का विकास करना है संपदा योजना के अंतर्गत। अगला हम लोग योजना को देखते हैं अब। हाँ, इस योजना में कितना बजट आवंटन किया गया, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये आपकी जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसमें बजट 2021-22 में इस योजना में 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना?
7,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषित जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। कब? 30 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में से 2% की कमी करनी, यानी ठिगनेपन में, अल्प पोषण में और जन्म के समय जो कम वजन होता है उन सब में कम से कम 2% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी के संदर्भ में प्रतिवर्ष हमें 3% की कमी करना है। ठीक है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामले को 38.4% से कम करके हमें 2022 तक 25% तक लाना। और ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो ठिगनापन है या अल्प विकास है उसे कितना % तक लाना है। तो हमारा 2022 का लक्ष्य कितना है? 25% करना। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 है उसके अनुसार अभी कितना है? 38.4। और कितना लक्ष्य रखा गया है? 25% का। क्लियर हो गया। इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 18-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है। वर्ष 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। तो ये 2017 का 18 का जो बजट था उसका बजट आवंटन है, तो उसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस मिशन हेतु जो आवंटित राशि है उसमें 50% है उसका समर्थन किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जबकि जो 50% राशि का समर्थन है वह हमें कहाँ से प्राप्त करना है? IBRD से या इसी तरह के अन्य जो बहुपक्षीय विकास बैंक है उनसे हमें इस राशि को प्राप्त करना है। यह लक्ष्य गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसके साथ ही जो 50% की राशि भारत सरकार को देनी है उसमें क्या है? उसमें राज्यों का भी हिस्सा है, यानी केंद्र इस जो ये 50% की राशि इसमें से 60% तो कौन देगा? केंद्र देगा। राज्य बचा हुआ 40% देंगे। जो विशेष राज्य है वहाँ पे 90% जो है वो आपके केंद्र देगी और 10% राशि कौन देगा? फंड कौन देगा? कौन देंगे? राज्य देंगे। ठीक है। जबकि जो बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर 100% का जो आवंटन है, जो सरकारी सहायता है वह केंद्र सरकार के द्वारा ही दी जाएगी। यानी दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ दें तो सभी केंद्र शासित प्रदेश में ये 100% गवर्नमेंट फंडेड योजना रहेगी। ठीक है। यहाँ पर 100% से मेरा तात्पर्य जो 50% वाला हिस्सा था, क्योंकि बाकी 50% तो कौन देगी? IBRD देगी या अन्य जो वित्तीय संस्थान है वो मदद करेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वह है आपकी गंगा ग्राम परियोजना। गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया। यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत है। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4,470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड विकास यानी डेवलपमेंट किया जाना प्रावधानित है। तो कितने गांव हैं? 4,470। इस तरह के फालतू के आंकड़े एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इनको आप एक बार ध्यान रख लें। जिनमें से 1,674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए 829 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है गंगा ग्राम परियोजना को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गंगा के किनारे जो गांव बसे हैं उनमें स्वच्छता आधारित विकास करना। ठीक है। वहाँ पर शौचालयों का निर्माण करना, जो डायरेक्ट पानी नदी में डाल दिया जाता है उसका क्या करना? उस अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना। ठीक है। इस तरह के तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंध, तालाबों, जल संसाधनों का पुनरुद्धार किया जाएगा। जल संरक्षण परियोजनाएं चलाई जाएंगी। जैविक बागवानी पर बल दिया जाएगा एवं चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है गंगा ग्राम परियोजना। क्लियर हो गया। इसकी नोडल एजेंसी याद रखेंगे। इसकी नोडल एजेंसी है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। अब बात करें संकल्प और स्ट्राइव योजना की, तो आपको याद होगी ये उस समय बहुत चर्चा में थी। 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
बात करें ये किसके द्वारा समर्थित हैं, तो ये पूरी तरीके से समर्थित हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, संकल्प और स्ट्राइव योजना। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इंग्लिश में ही फुल फॉर्म इस तरीके से लिख के आता है, हिंदी में चाहे तो याद रख लें, ठीक है। आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, ये संकल्प का फुल फॉर्म है। बात करें स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्राइव का फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, ठीक है। क्या है? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगा औद्योगिक मूल संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है, ताकि लोगों को आजीविका कमाने में मदद प्रदान की जाए। ये योजना किसके द्वारा समर्थित है? तो आपका उत्तर होगा विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं योजना कौन सी है। अगली है हमारी दीनदयाल स्पर्श योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस योजना को 2017 में तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया था। आप बताएंगे मनोज सिन्हा वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, कोई मंत्री हैं भी कि नहीं, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने, इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक प्रकार की छात्रवृत्ति योजना यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये दीनदयाल स्पर्श योजना, इसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि जैसे पहले डाक टिकटों का संग्रह करते थे, फिर से डाक टिकटों का संग्रह किया जाए। इसके लिए बच्चों को, छात्रों को इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। तो स्पर्श योजना से बहुत लोग सोच लेते हैं कि ये किसकी, वृद्धों के भलाई के लिए योजना है, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम है, तो ऐसा नहीं है। ये किसके लिए है? डाक टिकटों के प्रति आपका इंटरेस्ट, आपकी अभिरुचि बढ़ाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। एक प्रकार की है स्कॉलरशिप स्कीम है। इसका पूर्ण रूप क्या है? स्पर्श का पूर्ण रूप है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एंड हॉबी। क्या फुल फॉर्म है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, ठीक है। हॉबी के तरीके से एप्टीट्यूड डेवलप करना ताकि प्रमोशन किया जा सके किसका? टिकट्स का, स्टैम्प्स का, ठीक है। यह कक्षा 6 से लेकर 9 तक के विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें कौन से विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी, 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। 500 रुपये प्रति माह ये स्कॉलरशिप रहेगी। इसमें पूरे भारत से 920 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। आगे बात करते हैं साथी पहल की। तो साथी का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। साथी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है, यानी इसमें दो नोडल एजेंसी हैं। दो नोडल एजेंसी कौन सी हैं? कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय। योजना का नाम है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, जिसका हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे साथी पहल, साथी इनिशिएटिव। इस पहल की शुरुआत कब की गई थी? 24 अक्टूबर 2017 को। इन दोनों के बीच समझौता किया गया था, कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच, ठीक है। इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मशीनें, यानी सिंपल सी बात है, जो लाइट से चलने वाली, बिजली से चलने वाले जो पावर लूम से हथकरघे हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कम लागत वाले वो बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हो गया। और इनका जो पूर्व भुगतान है ESL को किया जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए आप। पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। इसे पावर लूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेंगी। तो इसमें है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर लूम प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, साथी पहल के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। आगे हमारी नेक्स्ट संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा जी के द्वारा। आगे इसके प्रावधान देखते हैं कौन कौन से हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों को चिन्हित करके उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित किया जाएगा, ठीक है। यानी जो संपूर्ण बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो गांव हैं उस गांव के प्रत्येक परिवार को कम से कम ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम की एक पॉलिसी तो लेनी ही होगी। क्लियर हो गया? इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को समेकित किया जाएगा। आगे बात करते हैं सौभाग्य योजना के बारे में।
25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई। तो योजना का फुल फॉर्म याद रखेंगे, सौभाग्य का फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, जिसको किसके द्वारा शुरू किया गया, औपचारिक शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 2017 में 25 सितंबर को। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना था। योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का परिचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका परिचालन किया जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आप सर्च करेंगे गूगल पे कि इस योजना को कहाँ पर लॉन्च किया गया था, ये इसमें नहीं दिया हुआ है। सौभाग्य योजना को 25 सितंबर 2017 को तो लॉन्च किया गया, पर कहाँ पर लॉन्च किया गया अगर आप गूगल में सर्च कर लें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारी योजना कौन सी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो कौन इसकी नोडल एजेंसी है? तो आपका उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यही इसका क्रियान्वयन कर रहा है, ठीक है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये की नगद राशि उन्हें प्रदान की जाएगी, ठीक है। यह राशि 3 किस्तों में मिलेगी। पहली जो किस्त है वो 1,000 रुपये की है। वो कब दी जाएगी? गर्भावस्था का पंजीकरण कराने के समय, यानी जब भी प्रेगनेंसी हो उस समय जब रजिस्टर कराएंगे तो उस समय पे आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी किस्त है 2,000 रुपये की, वो 6 महीने बाद मिलेंगे, ठीक है। और कम से कम आप एक प्रसव पूर्व जांच करा चुके हों, आप मतलब जो लाभार्थी हैं वो। दूसरे 2,000 रुपये की जो दूसरी किस्त है कब मिलेगी? जब बच्चे के जन्म के पंजीकरण हो जाएगा और आप उसको एक टीका लगवा चुके होंगे, तब दूसरी किस्त आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के 3 किस्तें याद रखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, जिसे 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया है। न्यू ईयर के दिन इसको लॉन्च किया गया था, वैसे आपको याद रहेगी, ठीक। न्यू ईयर के दिन नए बच्चे का जन्म होता है, तो माता और बच्चे संबंधित है ये, अब आपको शायद याद रहेगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से की गई। किसने की? अरुण जेटली द्वारा, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा की गई। कहाँ से? नई दिल्ली से। कब? 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन स्कीम है, ये आप याद रखेंगे। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु होती थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कब तक बढ़ाया गया, ये आराम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है, और आपको मनचाहे विकल्प मिल जाएंगे। तब आपका उत्तर होगा 31 मार्च 2023 तक के लिए इसे विस्तारित किया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाएगा। यानी आप एक बार अपना भुगतान कर दीजिए, एक बार में 10 लाख रुपए जमा कर लीजिए, उसके 10 वर्षों के लिए आपको 8% की दर से आपको निश्चित रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना में यही प्रावधान है। आगे बात करते हैं माँ कार्यक्रम के बारे में। माँ का फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कब? 5 अगस्त 2016 को, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? 5 अगस्त 2016 को। स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करने के लिए और स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है माँ कार्यक्रम मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए, लगभग 4.25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए, ठीक है। माताओं को जागरूक किया जाए कि वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक स्तनपान कराएं, क्योंकि आप जानते हैं माता के दूध में रोगों से लड़ने की जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है वह अधिक होती है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई 23 जनवरी 2016 को। देखिए सारी योजनाएं बहुत पुरानी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर ये जोड़े मिलाने को या क्रम से लगाने को आती है और उस समय डेट नहीं याद आती है। और यूपीपीसीएस में तो ईयर छोड़ दीजिए, डेट से क्रम में लगवा लेता है, तो डेट भी आपको याद रखिए। ये जो डेट दे रखी है, ईयर तो आप याद रखेंगे, इसके साथ ही आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। इसका प्रारंभ खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी रहा। लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों को क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ प्रीमियम देना होगा। तो क्या प्रीमियम है? खरीफ फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5%, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम हो निर्दिष्ट की जाएगी। ठीक है। फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पढ़ते हैं। इसका अनुमोदन यानी इसे लॉन्च किया गया। इसकी औपचारिक शुरुआत की गई 1 जुलाई 2015 को। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया। यानी 3 योजनाओं को मिलाकर के इस योजना को शुरू किया गया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। इसमें 3 प्रोग्राम को मिलाकर इस योजना को बनाया गया। ये तीनों प्रोग्राम ये लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी मेरे द्वारा बोला जा चुका है। उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन, ये इसका लक्ष्य है। अब बात करते हैं कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। ठीक है। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य नोडल, ये जो नोडल एजेंसीज कौन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडल एजेंसी रहेंगे जो राज्यों के कृषि विभाग है, वो इस योजना के यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नोडल एजेंसी होंगे। इस योजना हेतु 2021-22 के बजट में भी आवंटन किया गया है। कितना आवंटन किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 11,588 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। ये इम्पॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, इस योजना को 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ से शुभारंभ किया गया? राजस्थान के सूरतगढ़ से। किस डेट को? 19 फरवरी 2015 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका नारा क्या था? इसका नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया, स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है। लक्ष्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे, यानी हर 3 बार में सॉइल का चेकअप किया जाएगा और बताया जाएगा कि किन किन की कमी है, कौन कौन से तत्वों की अधिकता है। ठीक है। किन किन तत्वों को, किन किन आप फर्टिलाइजर को डालने से बचिए। तो ये सब की जानकारी मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। ये योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया के बारे में। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगी, आप इसको याद रखेंगे। 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है। यानी क्या? यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसी को बूस्ट करना मेक इन इंडिया का लक्ष्य था। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वह 16% से बढ़कर
25% करना इसका लक्ष्य है। इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाएगा। ये लक्ष्य मेक इन इंडिया के तहत निर्धारित किया गया था, लेकिन इस पेंडेमिक ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। आगे बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोगी जयते योजना के बारे में। 16 अक्टूबर 2014 को इस योजना को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी एवं दक्षता यानी स्किल के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं जो कि समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, तो इन योजनाओं को छोड़ दीजिए, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है और 5 योजनाएं याद भी नहीं रहेंगी। बस आप ये याद रखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय जो श्रमयोगी जयते योजना है, ये 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई। इसका सिंपल सा उद्देश्य क्या है? जो आपका श्रम सेक्टर है, जो लेबर सेक्टर है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना और उनके स्किल को बढ़ावा देना, ताकि जो हमारा जो औद्योगिक विकास है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके लिए एक अच्छा परिवेश, अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करना। आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की, जो बुरी तरीके से फेल हो गया। फिलहाल अभी तक तो फेल ही है, इसके कहीं पे भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन दोबारा किया गया 25 जून 2016 को पुणे में। ठीक है, यानी कि ये इस समय केवल कागजी रूप में इसकी घोषणा की गई थी 15 जून 2015 को, और कार्यान्वयन के रूप में जब इसकी घोषणा की गई तो इसका घोषणा कहाँ से की गई? पुणे से। ठीक है, पूना से 25 जून 2016 को। लक्ष्य क्या है इसके? तो लक्ष्यों के अंतर्गत इसमें शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है, नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। याद रखेंगे। ठीक है, सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 13 और दूसरे क्रम में तमिलनाडु को 12 प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे, याद रख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश का 13 जरूर याद रखिएगा। वित्तीयन की बात करें तो केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा दिया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से सांसदों और विधायकों की कमाई का जरिया बन गई ये योजना, और इस योजना से कहीं भी स्मार्ट सिटी के दर्शन तो नहीं मिले, लेकिन जो विधायक थे, सांसद थे, उनकी जेबें जरूर भर गई, क्योंकि 100 करोड़ का आवंटन तो केंद्र सरकार देगी और 100 करोड़ का ये आवंटन कौन देगा? राज्य सरकार देगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो 13 शहरों के लिए आवंटन हो रहा है, तो आप समझिए। आगे बात करते हैं अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। 25 जून 2015 को नई दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये किसके लिए मुख्य रूप से है? जहाँ पर 1 लाख से अधिक आबादी, उन शहरों को। ठीक है, और सभी जो राजधानियाँ हैं राज्यों की, वहाँ पर जो परिवार रहते हैं उन्हें बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों। इसलिए इस मिशन को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2015 में। कहाँ से? नई दिल्ली से। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट योजना है स्टैंड अप इंडिया। इसका प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से इसका शुभारंभ किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अप इंडिया को कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के नोएडा से 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुँच को आसान बनाना, यानी उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो, इसीलिए स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया। सभी वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राहियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। तो जैसा आपको बताया, इसके अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा से। बस आप इतना ही इसमें याद रखेंगे। ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। ठीक है, यानी पहले कोई भी बैंक ऋण उपलब्ध करा देगी, उसके बाद पुनर्वित्त पोषण कौन करेगा? सिडबी करेगा। इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। 15 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया। 15 जुलाई को क्या होता है? विश्व युवा कौशल दिवस होता है, और उसी दिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी लॉन्च किया गया 2015 में। आगामी 4 वर्षों में यानी 2016 से लेकर 2020 के दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था। वो जिस भी कौशल में, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, उनके कौशल का विकास करना था।
योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया और लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का। थोड़ा सा स्पीड में हम पढ़ाएंगे क्योंकि अब वीडियो लंबा हो रहा है और अभी भी काफ़ी योजनाएं बची हुई हैं। आगे बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे, हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को। लिंगाधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाने में इसका लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें बस इतना ही याद रखेंगे। इसमें आप चाहें तो देखिए, ये 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल है, जिसका नाम आप शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, साथ में महिला और बाल विकास मंत्रालय इसमें शामिल है। तो ये आप याद रख सकते हैं अगर याद रख पाएँ। ठीक है, इसमें 3 एजेंसियाँ शामिल हैं। कौन कौन सी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये 3 इसमें शामिल हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको लगाएंगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1 मई 2016 को बलिया से इस योजना को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के बलिया से इसे लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। और बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना, क्योंकि अभी हाल में ही इसको विस्तारित किया गया है। पहले निश्चित किया गया था कि 8 करोड़ इसके लाभार्थी रहेंगे और 8 करोड़ लाभार्थी इसके हो चुके थे। अब पुनः इसे 2.0 चलाया गया है उज्ज्वला योजना, जिसमें 1 करोड़ लाभार्थियों को और आच्छादित यानी कवर किया जाएगा। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसका आपका जो आदर्श वाक्य है वह क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों 2019 से 2020 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे विस्तारित किया गया 2018-19 के बजट में और संशोधन करके इसे 5 करोड़ से कर दिया गया 8 करोड़। और अब पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगभग 15-20 दिन पहले ही घोषणा की गई थी कि अब इसे 9 करोड़ किया जाएगा, यानी 1 करोड़ और इसको विस्तार दिया गया है। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कितने रुपए की? 1600 रुपए की। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वर्ष 1999, ये हमेशा जोड़े मिलाने में आपको देखने को मिल जाता है या ऑड वन आउट आता है, यानी इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, उस तरह के प्रश्नों में ये ज़रूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कभी कभी ये पूरा नाम नहीं लिखा रहता, केवल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लिखा रहता है। फिलहाल बात करते हैं वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। इसको भी याद रखेंगे कि उत्तरवर्ती योजना यानी इसके बाद की योजना है, जिसे 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करें। इसका वित्तीयन क्या है? केंद्र और राज्यों द्वारा, यानी केंद्र इसमें 75% का वित्तीयन करेगा और 25% का वित्तीयन कौन करेगा? राज्य करेंगे। ठीक है, जबकि सिक्किम सहित जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें से 90 और 10 का रेशियो है। इसमें 90% का वित्तीयन होगा केंद्र सरकार के द्वारा और 10% होगा राज्य के द्वारा। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 100% वित्तीयन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप याद रखेंगे, ये योजना खूब पूछी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे कब शुरू किया गया? 3 जून 2011 को। ये किसकी उत्तरवर्ती योजना है? तो आपका उत्तर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की, जो कि वर्ष 1999 में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया। 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई, जबकि 16 जनवरी 2016 से इसका शुभारंभ किया गया। कितना बढ़िया याद करना, 16 जनवरी 2016 से इसका शुभारंभ हुआ। घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस के दिन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी स्टार्टअप इंडिया की। नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना इसका उद्देश्य है। यानी आपके जो इनोवेशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए, नए नए कारोबार को
शुरू करने के लिए एक अच्छा वातावरण हो, अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो, इसी के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसके लिए अभी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जो स्टार्टअप है उन्हें सीड फंड तक उपलब्ध कराया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की कंपटीशन रखी जाती है, प्रतिस्पर्धाएं रखी जाती है, इसमें 5-5, 6-6 लाख रुपए का जो सीड फंड है वो उपलब्ध कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये योजना तो वाकई अच्छी तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे 16 जनवरी 2016 को इसका शुभारंभ किया गया। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाकी छोड़ दीजिए, ये बहुत पुरानी योजना हो गई तो इसकी डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे कब लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम। ये बहुत चर्चा में उस समय था, तो हम पढ़ेंगे ई नैम क्या है। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम ई नाम है, इसका शुभारंभ किया गया। कब? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को किसका बर्थडे होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपना नहीं, किस भारत की महान विभूति का बर्थडे होता है या जयंती होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका लक्ष्य था वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों यानी APMCs की मंडियों को एकीकृत यानी इंटीग्रेट कर कृषि जिनसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, यानी ये आपकी एक प्रकार से ई मंडी है, ठीक है। ई नैम क्लियर हो गया। 23 मार्च 2018 तक 16 राज्यों की 585 मंडियां ई नाम से जुड़ चुकी हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये एक प्रकार से आपकी इलेक्ट्रॉनिक मंडी है, बाजार है, जहां पर किसान अपनी खरीद बिक्री कर सकते हैं अपने उत्पादों की। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसका प्रारंभ 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। क्लियर हो गया। इसका लक्ष्य है शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी एवं उनकी सुविधा को कम करना, ठीक है, इनको दूर करना, शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। और ये आप बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 18,000 रुपये तक का व्यय सुनिश्चित किया गया है। तो बस आप इतना याद रखेंगे। इस योजना को कब शुरू किया गया? 23 सितंबर 2013 को। किसके स्थान पर? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर। और इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। इसके अंतर्गत सिंपल सी बात है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, खासकर शहरों में, और गाँव शहरों में जो सुविधा है, ठीक है, उपेक्षिता है, उसको दूर करना इसका लक्ष्य है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो ये है शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे प्रारंभ किया गया 25 जून 2015 को। वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। यह योजना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सांविधिक कस्बों यानी स्टैच्यूटरी टाउन को कवर करेगी, ठीक है। तो ये कब से कब तक कितना कवर करेगी, अब ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेटा बहुत पुराना हो चुका है। बस याद रखेंगे 2022 तक हमें सभी शहरों को कवर कर लेना है। पहले अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसके पहले चरण में 2015-17 तक जो चलेगा उसमें 100 शहरों को कवर किया जाएगा। उसके बाद 17 से 19 के चरण में 200 शहरों को, जो बचे हुए शहर हैं उनको कवर किया जाएगा 2019 से लेके 2022 तक, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। इसे 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया, जबकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, और ग्रामीण वाली योजना को बाद में 1 साल बाद 2016 में लॉन्च किया गया। वर्ष 2022 तक इसमें भी सबको आवास प्रदान करना है, ठीक है। किसको कितनी वित्तीय सहायता है, कितनी आर्थिक सहायता है, ये हमको नहीं पढ़ना है। ये प्रति इकाई है, ये गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो ये आप इसको छोड़ दीजिए। बस आप याद रखेंगे कि कब लॉन्च की गई, 20 नवंबर 2016 को, और लक्ष्य निर्धारित किया गया 2022 तक, ठीक है।
ये आप याद कर सकते हैं। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। और ये दे रखा है कि क्या मकान की साइज होगी, कितना वित्तीयन है, तो ये सब छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। ठीक है, रू अर्बन मिशन काफ़ी चर्चा में रहा उस समय। 21 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन लॉन्च किया गया। पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रू अर्बन क्लस्टर नाम दिया गया। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या एक मैदानी तथा तटीय भागों में 25 से 50,000 एवं दूसरा क्या है, रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय और जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 तक हो। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों का, ऐसे समूह का चयन किया जाएगा। अगर वो मैदानी तटीय भाग है तो वहाँ पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 25 से 50 के बीच में। अगर रेगिस्तानी, पहाड़ी और जनजातीय या द्वीपीय क्षेत्र है तो वहाँ पर 5 से 15,000 के बीच में समूहों का चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी इतनी जनसंख्या होगी तब एक समूह उसको माना जाएगा। वर्ष 2021-22 हेतु इसमें 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन में। आगे बात करते हैं उदय योजना के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। 20 नवंबर 2015 को इसको लॉन्च किया गया। बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। यानी जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनका कैसे वित्तीय सुधार किया जाए, इसके द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, कब लॉन्च किया गया, 20 नवंबर 2015 के लिए। बस याद रखेंगे ये बिजली वितरण कंपनियों के लिए है, उनके रिजर्वेशन के लिए है, उनके पुनरुत्थान के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी योजना है। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई। इसका उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति के पास, जिसके पास खाता नहीं था, उनके पास क्या किया जाए, उन्हें खातों से जोड़ा जाए, उन्हें वित्तीय समावेशन में उन्हें समावेशित किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, वंचित और गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं, बचत बैंक खाता, साख बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता हो। क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी योजनाएं इस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो भी फंड या जो भी स्कीम के अंतर्गत उन्हें लाभ मिल रहा है वो डायरेक्ट खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अगर जनता के पास खाता ही नहीं होगा तो किस प्रकार से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सुनिश्चित किया कि सबसे पहले हम सबके खाते खुलवाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये नारा दिया कि मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, क्लियर हो गया। इसे कब लॉन्च किया गया था, 28 अगस्त 2014 को। तो आप याद रखेंगे रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए तक का इसमें दुर्घटना बीमा भी आपको मिलना था। योजना के तहत 4 अप्रैल 2018 को 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से लगभग 81% खाते वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए हैं। ज़्यादातर खाते कहाँ पर खोले गए हैं, कॉमर्शियल बैंकों में, वो 80% है, 81% है। और कुल कितने खाते खोले गए हैं, 4 अप्रैल 2018, काफ़ी पुराना डाटा है ये, 31.42 करोड़। तो ये छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा इतना पुराना डाटा। बस आप याद रखेंगे कि इसे कब लॉन्च किया गया, 28 अगस्त 2014 को। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। वीडियो लंबा हो रहा है और बोरिंग भी हो रहा है, बस खत्म होने वाला है, यही लास्ट पेज है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्या फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास निगम के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया। ठीक है, लक्ष्य क्या था, धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू अनफंडेड, ये मुद्रा योजना का लक्ष्य था। इसके अंतर्गत जो MSME सेक्टर के जो उद्यम थे, ठीक है, उनको क्या था, उनको इसके अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाना था, यही इसका उद्देश्य था। आप इसी को बस याद रखेंगे। 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप चाहें तो शिशु उद्योग में इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो किशोर उद्योग है उसमें 50,000 से 5 लाख तक का, और जो तरुण उद्योग है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और 2021-22 के लिए इसमें 2,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कितना,
2,500 करोड़ रुपए का। साथ में ये ज़रूर याद रखिएगा, ये हालांकि एग्ज़ाम में कई बार ऑलरेडी पूछा गया है मतलब, तो पता नहीं आगे पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट तो है, आप इसे एक बार याद रखेंगे। सुशी उद्योग के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। जो किशोर उद्योग है उसमें 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण उद्योग में 5 लाख से 10 लाख तक का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसे 1 जून 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो स्वावलंबन योजना थी उसका विलय कर दिया गया, यानी स्वावलंबन योजना के बाद यानी परवर्ती इस योजना को शुरू किया गया, अटल पेंशन योजना को 1 जून 2015 को। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनको क्या करना, पेंशन प्रदान करना। कैसे उनको, क्योंकि वो असंगठित गरीब कामगार हैं, श्रमिक हैं, तो उनको कैसे पेंशन योजना में शामिल किया जाए, जो निजी क्षेत्र के श्रमिक हैं उन्हीं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु होने पर 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक की पेंशन का प्रावधान है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। 5 वर्ष का अंशदान का 50% या 1,000 रुपया प्रतिवर्ष जो भी कम हो वह सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इसे कोलकाता से 9 मई 2015 को शुरू किया गया। सभी भारतीयों, विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। इस योजना की जो अवधि थी वह कितनी है, 1 वर्ष है। इसमें पात्रता क्या है, 18-70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इसके पात्र होंगे। ठीक है, प्रीमियम कितना दे होगा, 12 रुपये होगा। आपने भी देखा होगा कई बार इसमें अपने आप पैसे कट जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है जिसके अंतर्गत 330 रुपये का प्रीमियम हर साल कटना है, वह मेरा हर साल SBI अपने आप काट लेती है, जबकि मेरा कभी भी उसके लिए मुझसे कंसेंट नहीं मांगा गया और मैं उसको कई बार बंद कराने के लिए फ़ोन करती हूँ, लेकिन इतनी बार उसमें कॉल कर चुके हैं, इतनी बार कोशिश कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। ठीक है, ऑफिस से एप्लीकेशन दिलवा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कटता ही रहता है। तो अब मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, मेरे मरने के बाद शायद घर वालों को 2-4 लाख रुपए मिल जाए। ठीक है, 2 लाख रुपए का उसमें जोखिम कवरेज है जीवन ज्योति योजना के तहत, तो उसको अब नहीं हमने बंद कराया, वो चल रही है और वो हमसे बिना कंसेंट के SBI अपने आप उसको शुरू कर देती है। खैर, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो इसमें 12 रुपये का प्रीमियम जमा करना है। दुर्घटना और मृत्यु वगैरह कुछ भी होती है तो उसमें 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको नहीं, आपके घर वालों को। ठीक है, और आंशिक अपंगता आती है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो आपको जीते जी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये कब लॉन्च की गई थी, 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कोलकाता से। और ये है वो खतरनाक कातिल जो कि हर साल मेरे 330 रुपये ले जाती है, यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसको भी 9 मई 2015 को ही लॉन्च किया गया था। जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों को इसमें कवरेज मिला है और इसकी प्रीमियम की राशि 330 रुपये है और 2 लाख रुपए तक का इसमें कवरेज मिलेगा। अगर आप मर जाएंगे, आपको नहीं, आपके घर वालों को, जैसा मैंने पहले बोला, तो ये याद रखेंगे आपको। हालांकि अब आपको ये याद रहेगी। ठीक है, लॉन्च कब किया गया, डेट ज़रूर याद रखेंगे, 9 मई 2015 को। नेक्स्ट है आपकी स्वच्छ भारत मिशन। इसे कब लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, गांधी जी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत की जनता भी ढीठ है, उसने इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। बल्कि इस तरह की योजनाओं को चलाने की आवश्यकता किसी प्रधानमंत्री के द्वारा पड़नी ही नहीं चाहिए। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने देश को साफ रखें, लेकिन नहीं रखा। और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए, उन्होंने सफाई के जो काम किए उसमें लोगों ने उसमें भी फंड ढूंढा, मजाक ढूंढा, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपकी किसी पार्टी वगैरह से हो सकता है ना आपके विचार मेल खाते हों, लेकिन इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के इनिशिएटिव को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। बजट 2021-22 में इस अभियान हेतु 9,994 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन 25:25 के अनुपात में है। ठीक है, और पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनमें 90:10 का इसमें रेशियो है। ठीक है, बजट आवंटन के मामले में, यानी जो खर्च करने का मामला है उसमें। तो याद रखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को
लॉन्च किया गया। तो आज जो है ये सारी योजनाएं हमने पढ़ ली हैं। कल का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम जो है वो पढ़ेंगे, एक तो ये राष्ट्रीय आय के न्यूनतम अनुमान पढ़ेंगे, ये मात्र 1 पेज में है, इसको हम कल पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद हमें ये सब पढ़ना है, कृषिगत उत्पाद और विश्व के, तो ये हम कल पढ़ेंगे और कल का सेशन होने वाला बहुत महत्वपूर्ण। तो कल का सेशन ज़रूर आप देखेंगे। आज यही ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी 1 घंटे का सेशन हो चुका है। ज़्यादा लंबा सेशन बोरिंग हो जाता है और एक बार में देखा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो नए सेशन में मिलेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर व्यूज़ कम आते हैं तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा दुखी होता है मेहनत करने के बाद भी, अगर लगता है कि वीडियो का लाभ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।